नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप लोगों का रेडियन गुरुकुल के डेली करंट अफेयर सेशन में स्वागत है। दोस्तों आज के सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं 8 दिसंबर की उन घटनाओं की जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो जो भी दोस्त चैनल पर नए हैं वे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि उनको लगातार डेली करंट अफेयर्स के सेशन मिलते रहें। चलिए दोस्तों आज के सेशन को शुरू करते हैं और आज के सेशन का पहला और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ द पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम सप्लाई चेन ऑप्टिमाइजेशन टूल विच इज लॉन्च्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन दिसंबर 2024। तो देखिए दोस्तों, दिसंबर 2024 में भारत सरकार ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली की जो आपूर्ति श्रृंखला है उसको और इफेक्टिव और अनुकूलित बनाने के लिए एक नए टूल का या फिर कह सकते हो कि एक नए प्लेटफॉर्म का लॉन्चिंग किया है। तो आपसे आने वाले एग्जाम्स में एसएससी, स्टेट सर्विसेज, टीचर रिलेटेड या फिर डीएसएसबी के एग्जाम में ये क्वेश्चन देखने को मिल सकता है कि रिसेंटली पीडीएस से रिगार्डिंग कौन से नए प्लेटफॉर्म का इनॉग्रेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा किया गया। तो बिल्कुल नाम याद रखिएगा, उसका नाम है अन्न चक्र। दोस्तों अब इस पूरे न्यूज को कवर करते हैं। देखिए हमारे देश के जो केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी हैं, ये क्या हैं? उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री हैं देश के। इन्होंने क्या किया दोस्तों कि 5 दिसंबर को, बिल्कुल याद रखिएगा ये जो डेट है 5 दिसंबर को नई दिल्ली के भारत मंडपम में यहां पर इन्होंने इनॉग्रेट किया है अन्न चक्र और पीडीएस सप्लाई चेन ऑप्टिमाइजेशन टूल का। ठीक है दोस्तों, तो ये जो अन्न चक्र है ये पीडीएस सप्लाई चेन ऑप्टिमाइजेशन टूल है। इसके साथ इन्होंने यहाँ पर स्कैन पोर्टल भी लॉन्च किया है। स्कैन पोर्टल का फुल फॉर्म क्या है? सब्सिडी क्लेम एप्लीकेशन फॉर एनएफएसए। एनएफएसए का मतलब होता है दोस्तों नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट। तो देखिए भारत में क्या होता है कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा का जो प्रावधान किया गया था वो 2013 के नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के माध्यम से किया गया था और इस एक्ट को और ज्यादा इफेक्टिव और ज्यादा आसान बनाने के लिए, आम जनता तक इसकी पहुंच के लिए यहां पर एक नया जो है कि प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है जिसका नाम स्कैन है। यहां पर आपके जो भी पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं, आपको अनाज नहीं मिल रहा है या फिर आपका राशन कार्ड में कोई दिक्कत हो रही है, आप इस प्लेटफॉर्म से जाकर उन सारी चीजों को क्या कर सकते हैं, करेक्ट करवा सकते हैं दोस्तों। और दूसरी चीज यहाँ पे जो अन्न चक्र है एक प्रकार का पीडीएस का सप्लाई चेन है जिसमें अनाज को किसानों से खरीदकर जो गोडाउन्स हैं सरकार के वहां तक स्टोर करना, फिर वहां से उसको आगे जो भी उपभोक्ता हैं देश के उनके लोगों तक पहुंचाना। ये पूरा का पूरा जो सप्लाई चेन है उसमें जो कमियां हैं उन कमियों को दूर किया जाएगा। किसके माध्यम से? अन्न चक्र के माध्यम से दोस्तों। तो ये दोनों बिल्कुल याद रखिएगा, अन्न चक्र का नाम और स्कैन पोर्टल का नाम। अब यहाँ पे थोड़ी सी बात करें कि इन दोनों के स्टार्ट होने से भारत सरकार को लगभग 250 करोड़ रुपए हर साल फायदे की बात की जा रही है कि यहाँ पे अगर ये दोनों जो यहाँ पे एप्लीकेशंस अगर अच्छे से सक्सेसफुली इनॉग्रेट हो गए इंडिया में और बहुत आसानी से लागू हो गए तो हर साल भारत को 250 करोड़ रुपए की बचत होगी। इसके साथ ही दोस्तों यहाँ पर जो खाद्य वितरण में कभी कभी देरी हो जाती है उसमें तेजी आएगी। साथ ही यहाँ पे कम रसद लागत, जो लॉजिस्टिक कॉस्ट होता है। अब देखिए लॉजिस्टिक कॉस्ट का मतलब इकोनॉमिक्स में क्या होता है, किसी भी वस्तु को उत्पादित करने से लेकर उसके भंडारण से लेकर उसके वितरण तक जो भी प्रोसेस होता है उसमें जो छोटी छोटी प्रक्रियाएं होती हैं उन सबकी जो लागत आती है उसी को लॉजिस्टिक कॉस्ट बोला जाता है या फिर रसद लागत। तो इस सप्लाई चेन के माध्यम से आप देखोगे कि जो रसद लागत है ये भी कम हो जाएगी। फ्यूल्स यानी कि कहीं ना कहीं ईंधन की भी कमी होगी और ईंधन की जब कमी यहां पर होगी उसकी खपत कम होगी तो जो कार्बन का उत्सर्जन है देश में जिसके कारण क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग जैसी समस्याएं हैं वो भी कहीं ना कहीं दोस्तों कम होगी। तो ये भारत सरकार की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पहल है जिसको दिसंबर में लॉन्च किया गया है। किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो खाद्य मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है। कौन यूनियन कैबिनेट मंत्री ने लॉन्च किया है? प्रहलाद जोशी ने, बिल्कुल नाम याद रखिएगा। और इस पूरे के पूरे एप्लीकेशन से भारत में इस समय 81 करोड़ जो भी पीडीएस के लाभार्थी हैं उन सभी को लाभ पहुंचेगा दोस्तों। थोड़ी सी यहां पे पीडीएस की अगर बात कर लें तो भारत में पीडीएस तो सेकेंड वर्ल्ड वार के टाइम ही स्टार्ट हो गया था लेकिन ऑफिशियली इसको 1992 में गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया। फिर 1997 में इस पीडीएस को टीपीडीएस में कन्वर्ट किया गया, यानी कि इसका एक छोटा सा और फॉर्म क्रिएट किया गया जिसको टारगेटेड पीडीएस बोला गया। इसमें बहुत ज्यादा जो गरीब लोग थे उनको यहाँ पे टारगेट किया गया। तो तब से लेकर अब तक भारत में लगातार ये जो सार्वजनिक वितरण प्रणाली है इसके माध्यम से लोगों को बिल्कुल फ्री में मुफ्त अनाज बांटा जा रहा है दोस्तों।
अब ये पीडीएस के पास, ये इस वितरण प्रणाली के पास इतना अनाज कैसे आता है? तो ये पूरा का पूरा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्टेट गवर्नमेंट के सहयोग से प्रोवाइड कराती है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया किसानों की फसलों के लिए एक एमएसपी जारी करती है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, और इस प्राइस पर वो किसानों की फसलों को खरीदती है। खरीद कर फिर क्या करती है, एफसीआई के जो फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, भारतीय खाद्य निगम है, उसके गोदाउन में या फिर उसके जो वेयर हाउसेज हैं वहां पर स्टोर करती है, और फिर उस स्टोर से निकालकर पीडीएस के माध्यम से आम जनता के बीच डिस्ट्रीब्यूट करती है दोस्तों। चलिए इसके बाद आज के सेशन का एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं। हु हैज लॉन्च्ड द ऊर्जा वीर योजना इन विजयवाड़ा इन दिसंबर 2024? तो देखिए 7 दिसंबर को भारत के एक और यूनियन मिनिस्टर मनोहर लाल खट्टर जी ने आंध्र प्रदेश की सरकार के साथ मिलकर एक नई योजना लॉन्च की है जिसका नाम है ऊर्जा वीर योजना। इस पूरे के पूरे इनॉग्रेशन इवेंट पर आंध्र प्रदेश के जो मुख्यमंत्री नारा चंद्रबाबू नायडू वो भी उपस्थित थे, और ये हमारे देश के जो मनोहर लाल खट्टर जी हैं, ये हैं केंद्रीय ऊर्जा और आवास एवं शहरी मामलों के मंत्री। तो उन्होंने जिस स्कीम की मैं बात कर रहा हूं, ऊर्जा वीर स्कीम, इसको लॉन्च किया है। इस स्कीम का जो सबसे मेन टारगेट है दोस्तों, एनर्जी इफिशियंसी को थ्रू आउट पूरी कंट्री और स्टेट में बढ़ाना। एनर्जी इफिशियंसी का मतलब ये होता है दोस्तों कि जब भी हम एनर्जी को कंज्यूम करते हैं तो उसको मतलब खराब रूप से, या फिर कह सकती है कि उसका मिसयूज ना करें, उसको इफिशिएंटली यूज करें, यानी कि थोड़ी सी एनर्जी लें तो उससे बहुत सारा हम काम कर लें। जैसे अगर हमको रोशनी के लिए बल्ब जलाना है तो हम 100 वाट का बल्ब न जलाएं, हम वहां पे 7 वाट के, 9 वाट के या फिर 20 वाट के ऐसे करके बल्ब जला सकते हैं। तो एनर्जी की जो खपत है उसको इफिशिएंटली कम करना और अपनी जो पूरी की पूरी जो कैपेसिटी है, वर्किंग कैपेसिटी, उसको बढ़ाना। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्कीम है, बिल्कुल याद रखिएगा। आपसे बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन एसएससी पूछेगी कि ऊर्जा वीर स्कीम ये किस स्टेट गवर्नमेंट की सहायता से भारत के केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने स्टार्ट किया है? तो बिल्कुल याद रखिएगा, आंध्र प्रदेश की सरकार। इसके बाद दोस्तों आज के सेशन का एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हु हैज एज्यूम्ड द चेयरमैनशिप ऑफ द 68th सेशन ऑफ द कमीशन ऑन नारकोटिक ड्रग्स, जिसको हम CND बोल रहे हैं, ऑन बिहाफ ऑफ इंडिया इन दिसंबर 2024? तो देखिए दिसंबर 2024 में भारत की ओर से नारकोटिक ड्रग्स पर जो आयोग होता है, ये इस आयोग के हर साल जो है कि सेशंस होते हैं। इस बार जो सेशंस होगा 2025 में, ये 68th सेशन होगा। तो इस 68th सेशन की जो मेजबानी है या फिर कह सकते हो अध्यक्षता है, वो भारत की तरफ से कौन करेगा? तो बिल्कुल नाम याद रखिएगा उनका, शंभू कुमारन। अब पहले पूरी कहानी समझते हैं कि आखिर नारकोटिक्स ड्रग्स कमीशन होता क्या है। तो देखिए दोस्तों, ये CND होता है, इसको हम बोलते हैं कमीशन ऑन नारकोटिक ड्रग्स। ये यूएन का एक ब्रांच है या फिर कह सकते हो यूएन यानी यूनाइटेड नेशन का एक पार्ट है। और यूएन का ये जो पार्ट है, इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहां पर है? वियना, ऑस्ट्रिया की कैपिटल वियना में दोस्तों। ये हर साल पूरी दुनिया में जो नारकोटिक्स और ड्रग्स से रिलेटेड मामले होते हैं या फिर इससे रिलेटेड जो क्राइम होते हैं उनको कम करने के लिए सेशंस ऑर्गेनाइज करती है। तो अगला जो सेशन 68th सेशन होने वाला है 2025 में, वो कब से कब होगा? बिल्कुल याद रखिएगा, 10 से लेकर 14 मार्च के बीच। और इस सेशन की अध्यक्षता किसको दी गई है? तो अब तक के 68 सेशंस के इतिहास में 68th सेशन की हिस्ट्री में इंडिया को कभी भी मौका नहीं मिला कि वो यूनाइटेड नेशन के कमीशन ऑन ड्रग्स एंड नारकोटिक्स का जो है कि क्या करे, हेडशिप करे या फिर कह सकते हो कि लीडरशिप करे। लेकिन इस बार इंडिया को यह मौका मिला है, तो इंडिया ने अपनी तरफ से किसको उसको अध्यक्ष बना दिया है कि हमारे देश का ये व्यक्ति वहां पर पूरी की पूरी मीटिंग को हेड करेगा। तो बिल्कुल नाम याद रखिएगा, शंभू कुमारन। अब ये शंभू कुमारन है कौन? तो इंडिया के एम्बेसडर हैं। कहां पर इंडिया के एम्बेसडर हैं? यूनाइटेड नेशन की जो ऑफिस है ऑन ड्रग्स एंड क्राइम में। और यही जो है कि यहां पर इंडिया के रिप्रेजेंटेटिव के रूप में इंडिया को लीड करेंगे और 68वें सेशन की पूरी अध्यक्षता करेंगे दोस्तों। एक बार फिर से याद रखिएगा, भारत ये पहली बार करने जा रहा है, इसीलिए आपसे एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा कब से कब ये 68वां सेशन होगा, डेट याद रखिएगा। और ये पूरा सेशन कहां होता है? तो ऑस्ट्रिया की कैपिटल वियना में होता है दोस्तों। इसके बाद दोस्तों आज के सेशन का एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं, इन विच स्टेट इज द सोनाई रूपाई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी विच वाज इन द न्यूज रिसेंटली इन दिसंबर 2024 लोकेटेड। अब देखिए हाल ही में दिसंबर महीने में सोनाई रूपाई नाम का एक वन्यजीव अभयारण्य है जो चर्चा में आ गया या न्यूज में आ गया। अब ये न्यूज में क्यों आया?
आपसे इससे रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन क्या आएगा, इन सब की बात करेंगे। लेकिन फिलहाल आप समझिए कि ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है कहां पर लोकेटेड, तो बिल्कुल नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट हमारा जो आसाम है वहां पर इसका लोकेशन है दोस्तों। अब बात करते हैं कि आखिर सोनाई रूपाई वन्यजीव अभयारण्य आपके लिए, न्यूज के लिए या फिर एग्जाम के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहां पर देखिए रिसेंटली पहली बार यहां पे जो कैमरे लगे थे इस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में, उन कैमरों ने ऑटोमेटिक रूप से यहां पे टाइगर का फोटो लिया है। तो यहां पर एक चीज याद रखिएगा कि असम वन विभाग के सोनाई रूपाई वन्यजीव अभयारण्य में रॉयल बंगाल टाइगर की मौजूदगी का या प्रेजेंस का पहला फोटोग्राफिक जो सबूत है वो मिला है दोस्तों। अब तक इस पूरे के पूरे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में कभी भी टाइगर्स के एविडेंस नहीं मिले थे, लेकिन पहली बार ऐसा हुआ है, इसलिए आपके एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है। अब अगर इस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की बात करें तो एक बार फिर से समझिए ये आसाम में लोकेटेड है और इसको एज अ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के रूप में 1998 में मान्यता दी गई थी दोस्तों। और जैसा कि आप लोगों को पता है कि भारत में टाइगर्स के कंजर्वेशन के लिए भारत सरकार लगातार काम कर रही है थ्रू प्रोजेक्ट टाइगर। तो भारत में प्रोजेक्ट टाइगर को 1973 में लॉन्च किया गया था और तब से लेकर अब तक भारत लगातार अलग अलग जगहों पर नए नए टाइगर रिजर्व अनाउंस करती रही है। रिसेंटली भारत का 57th टाइगर रिजर्व जो अनाउंस हुआ वो मध्य प्रदेश का तातापानी, और इससे पहले पिछले महीने 56 टाइगर रिजर्व भी अनाउंस हुआ छत्तीसगढ़ में गुरु घासीदास तिमोर पिंगला टाइगर रिजर्व। अगर हम यहाँ पे बात करें कि भारत में पहला टाइगर रिजर्व कब बना था, तो ये भी बिल्कुल याद रखिएगा जिस साल प्रोजेक्ट टाइगर शुरू हुआ था यानी कि 1973 में उत्तराखंड का जो जिम कार्बेट था दोस्तों, तो जिम कार्बेट में ही हमारा जो है कि पहला टाइगर रिजर्व भी अनाउंस हुआ था। भारत में अगर टाइगर्स की संख्या की बात करें तो करेंटली 3682 यानी कि 3682 नंबर्स ऑफ टाइगर्स हैं, जिसमें सबसे ज्यादा जो टाइगर्स की संख्या है वो मध्य प्रदेश में है दोस्तों। इसी वजह से मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट के रूप में भी जाना जाता है। इसके बाद दोस्तों आज के सेशन का बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। वेयर हैज द 4th मेकांग गंगा धम्म यात्रा बीन स्टार्टेड इन दिसंबर 2024? तो दिसंबर के पहले सप्ताह में चौथी मेकांग गंगा धम्म यात्रा कहां से शुरू की गई है? तो बिल्कुल प्लेस का नाम याद रखिएगा, नई दिल्ली से दोस्तों। देखिए यहां पर ये यात्रा शुरू हो गई है और इस बार की यात्रा में थाईलैंड के जो रिप्रेजेंटेटिव हैं वो आए हुए हैं और वो भारत में 10 दिसंबर तक घूमेंगे और जितने भी बौद्ध धर्म से रिलेटेड प्लेसेस हैं वहां पर जाकर बौद्ध धर्म से रिलेटेड और भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे और पूरी दुनिया में उसकी वैश्विक पहचान को बढ़ाने में मदद करेंगे दोस्तों। अब यहाँ पे थोड़ी सी बात करते हैं हम लोग गंगा मेकांग जो सहयोग है या फिर इसको मेकांग गंगा कारपोरेशन कहते हैं। इसका जो एस्टेब्लिशमेंट किया गया था 2000 में किया गया था इंडिया और 5 आसियान देशों के साथ मिलकर। अब ये 5 आसियान देश, आसियान का मतलब होता है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, जिनको हम कह सकते हैं कि जो दक्षिण पूर्वी एशिया के देश है जिन्होंने आपस में ग्रुप बनाया हुआ है आसियान के नाम से। तो उनमें से 5 देश, कौन कौन देश दोस्तों? करेंटली आसियान में 10 देश हैं, ये याद रखिएगा, लेकिन इन 10 देशों ने मिलकर भारत के साथ इस परियोजना पे साइन नहीं किया, सिर्फ 5 देशों ने। कौन कौन है वो? कंबोडिया है, लाओस है, म्यांमार है, थाईलैंड है और वियतनाम है। तो इस बार कौन सा देश इंडिया के साथ इस प्रोजेक्ट पे काम कर रहा है? तो थाईलैंड कर रहा है दोस्तों, बिल्कुल याद रखिएगा। आपसे कई सारे एग्जाम में क्वेश्चन बन सकते हैं, कैसे बन सकते हैं मैं थोड़ा आपको फ्रेम कर दूं। एक तो क्वेश्चन आ सकता है कि गंगा मेकांग जो सहयोग धम्म यात्रा है वो इस बार का कौन सा एडिशन है? तो बिल्कुल याद रखिएगा, चौथा एडिशन है। ठीक है। दूसरा, ये पूरा का पूरा धम्म यात्रा कहां से इनॉग्रेट हो रहा है? तो ये पूरा का पूरा जो है कि इनॉग्रेट हुआ इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर आर्ट्स जो नई दिल्ली में लोकेट करता है वहां से दोस्तों। और इसमें इस बार का जो एसोसिएट कंट्री है जो भारत के साथ मिलकर इस पूरे प्रोजेक्ट पे काम कर रहा है वो कौन सा है? तो फिर से नाम याद रखिएगा, कौन सा नाम है उसका? थाईलैंड दोस्तों। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आने वाले एग्जाम्स के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इस बार के इस पूरे जो ये तीर्थ यात्रा है उसकी थीम क्या है? तो मेकांग नदी बेसिन से महान गंगा तक, यानी कि इंग्लिश में अगर हम बोले तो फ्रॉम द मेकांग रिवर बेसिन टू द ग्रेट गंगा। अब इस प्रोजेक्ट को बनाने का या प्रोजेक्ट को स्टार्ट करने का जो मेन टारगेट था, जो मेकांग नदी की घाटी है उसमें जो सभ्यता पली बढ़ी थी और जैसे हमारी जो गंगा यमुना या सिंधु की जो सभ्यताएं हैं उसमें जो सभ्यता मतलब कि आगे बढ़ी, इन दोनों सभ्यताओं की जो संस्कृति है काफी मिलती जुलती है। तो ये दोनों नदियों की सभ्यताएं आपस में मिलकर कोलैबोरेशन करती हैं, कोऑपरेशन करती हैं और इकोनॉमिक डेवलपमेंट से लेकर सोशल डेवलपमेंट तक के नए नए
स्टोन स्थापित करती हैं दोस्तों। आज के सेशन में बस इतना ही दोस्तों। आज के सेशन की पूरी पीडीएफ आपको रेडियंट गुरुकुल के टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगी, जाकर वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा। डेली करंट अफेयर्स अपडेट के लिए आप रेडियंट गुरुकुल के यूट्यूब चैनल के साथ जुड़ जाइए। सेशंस अच्छे लग रहे हैं, इनको लाइक करिए, कमेंट करिए और दोस्तों के साथ शेयर करिए। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज दोस्तों, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद दोस्तों।